नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वॉइस एंड विजन स्टूडियो में स्वागत है। मैं हूं परमिता कर्माकर। आज हमारे साथ मौजूद है नए विचारों के समर्थक और उद्योगपति डॉक्टर जयकरण गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वॉइस एंड विजन स्टूडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आपका भी स्वागत है परमिता। धन्यवाद सर। सर, आज की जो मॉडर्न जनरेशन है, आज की जो यूथ है, वो ये जानना चाहती है कि आज की जो प्रेजेंट कांग्रेस है, राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, वो क्या महात्मा गांधी जी की कांग्रेस है जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था? बहुत अच्छा प्रश्न किया। मॉडर्न जनरेशन को इसके फैक्ट्स जानने चाहिए। मित्रों, कांग्रेस पार्टी का इतिहास ब्रिटिश सरकार से जुड़ा है जी। 1885 में ब्रिटिश सरकार ने A.O. ह्यूम नाम के आदमी से इसकी स्थापना करवाई। ओके। और वो इसलिए स्थापना करवाई थी कि भारत के अंदर समय समय पर विरोध की आवाज़ें उठती थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। जी। तो भारतीयों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए, तालमेल बिठाने के लिए कांग्रेस की स्थापना करवाई ब्रिटिश सरकार ने। तो कांग्रेस की स्थापना वास्तव में स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ने के लिए नहीं हुई थी। कांग्रेस की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है वो ब्रिटिश सरकार से भारतीयों का संवाद बनाने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए, ताकि वो अपने शासन को सुचारू रूप से चला सके। ठीक है जी। अब महात्मा गांधी पिक्चर में आए 1920 से पहले। जैसे उससे पहले और भी बहुत से नेता आए जो कांग्रेस का जिन्होंने नेतृत्व किया, और कांग्रेस के मंच से 20वीं सदी के आरंभ में स्वतंत्रता की आंदोलन की आवाजें भी उठी जी। लेकिन महात्मा गांधी की आवाज़ मुखर आवाज़ थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सफल हुई और कांग्रेस सफल होकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बने और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन इसका एक फैक्टर अपने को समझना चाहिए। जिनका विचार कांग्रेस के या महात्मा गांधी की विचारधारा से मेल नहीं खाता था, वो सब छोड़ के चले गए। जैसे क्रांतिकारियों ने कांग्रेस छोड़ दी, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी। अल्टीमेटली स्वतंत्रता तो महात्मा गांधी की कांग्रेस को मिली जब अंग्रेजों ने ये मन बना लिया कि भाई हमें भारत को स्वतंत्र करके जाना, छोड़ के जाना है। तो उन्होंने ये तय किया कि कांग्रेस का जो उस समय का अध्यक्ष होगा उसको हम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना करके और हम चले जाएंगे। मॉडर्न जनरेशन को जानना चाहिए कि उस समय की कांग्रेस में जितने प्रोविंशियल वोट्स थे उनमें 12 के करीब थे, 12 प्लस 12 या 13 कुछ ऐसे थे। उनमें से एक भी वोट नेहरू को नहीं मिला था। 11 वोट सरदार पटेल को मिले थे, एक न्यूट्रल था। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, कि ये लोकतंत्र की शुरुआत ही गलत थी। आपके 12 वोट में से 11 आपके विरोधी हैं और आप उसी आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी का भी इसमें फेवर नजर आता है। पहला काम जो मॉडर्न जनरेशन को समझना चाहिए। उसके बाद नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने। नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो सारी जो महात्मा गांधी की थ्योरी थी वो नेहरू के पास चली गई। जो उनके यस मैन बने वो कांग्रेस के अंदर सरवाइव करने लगे। ये कहानी चली नेहरू तक, उसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब नेहरू के बाद उनके उत्तराधिकारी की बात आई तो उसी समय पर नेहरू की बेटी को उत्तराधिकारी बनाने की बात आई, श्रीमती इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी का जो सरनेम है उसका महात्मा गांधी के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इंदिरा गांधी के पति थे फिरोज गांधी। अब वो फिरोज गांधी की जो शादी है वो इंदिरा जी से हुई, तो इसलिए उनका सरनेम था गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी के परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इंदिरा गांधी इसलिए इंदिरा गांधी थी कि उनके पति फिरोज गांधी थे, उनके पति का सरनेम था। पहली बात तो ये मॉडर्न जनरेशन को जानना चाहिए। उसके बाद जब इंदिरा गांधी नहीं प्राइम मिनिस्टर बनी तो उसका तत्कालीन जो मतलब नेता थे कांग्रेस के, वो साउथ से थे। उस समय इस प्रकार का वो था कि भाई प्रधानमंत्री हिंदी बेल्ट से होगा और कांग्रेस प्रेसिडेंट दक्षिण भारत से होगा। दक्षिण भारत के नेता के कामराज उसमें बहुत बड़े नेता थे।
एस निजगप्पा बहुत बड़े नेता थे। तो ऐसे जो बड़े बड़े नेता थे वो सारे दक्षिण भारत के लोग थे। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के इंदिरा गांधी को अपरिपक्व मानते थे, इमेच्योर मानते थे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने नेहरू के तुरंत बाद। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया था, सब कुछ भूल गया था उसमें। उनके समय में देश ने पाकिस्तान को सबसे पहले इतनी बार शिकस्त दी। 71 की लड़ाई तो बाद में हुई, लेकिन पहली लड़ाई 1962 के चीन से युद्ध से निकल करके, जिसके अंदर भारत की सेनाएं कमजोर पड़ गई थी चीन के सामने। 65 में भारत को कमजोर मान करके पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। उस समय पर प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने सफलता के साथ नेतृत्व किया और वो युद्ध बहुत बढ़िया तरीके से हम विजयी हुए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, बाद में ताशकंद में जाकर के हमने उस विजय को खो दिया और वहीं लाल बहादुर शास्त्री उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने की बात आई कि जब प्रधानमंत्री की बात आई तो उस समय पर कांग्रेस के अंदर मोरारजी देसाई एक बहुत पुराने नेता थे। दक्षिण की कांग्रेस की लॉबी मोरारजी देसाई को पसंद नहीं करती थी, तो उन्होंने मजबूरी में सिद्धार्थ शंकर रे, बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उनके प्रभाव में आकर के इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना स्वीकार कर लिया। मित्रों, काम की बात यहाँ पे ये है, जो वर्तमान यूथ को जानना चाहिए कि वो जो तत्कालीन वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का इंदिरा गांधी को विरोध था, वो उनको चुभ गया और चुभ गया तो इंदिरा गांधी ने उनको इंटरनल सबक सिखाने की ठान ली। और सबक कैसे सिखाया? 1969 के इलेक्शन में कांग्रेस स्प्लिट की भूमिका तैयार की और भूमिका कितनी भयंकर थी। वो देश के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था, उससे पहले एक नैरेटिव सेट करना था इंदिरा जी को। और नैरेटिव सेट करने के लिए उन्होंने दो काम किए प्रॉपर्टी गेन करने के लिए, और फिर ये भूमिका तैयार की, स्क्रिप्ट लिखी गई। ये सारी 1969 की घटनाएं हैं। पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक दांव चला बैंकों के राष्ट्रीयकरण का, कि वे जो बैंक हैं ये प्राइवेट हैं, हम इनको नेशनलाइज कर देंगे। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण करने से जनता को ये लगा कि बैंकों का पैसा तुम्हारी जेब में आएगा, एक परसेप्शन बनाई गई। ठीक है जी। उसके साथ में जब देश आज़ाद हुआ तो जो छोटी छोटी रियासतें थी, उन रियासतों को, प्रोविंशियल स्टेट्स को कुछ पॉकेट मनी मिलती थी, प्रीवी पर्स बोलते थे उसको जी। इंदिरा गांधी ने उसको बंद कर दिया। जनता को लगा कि रजवाड़ों के पास जेब में जो पैसा जा रहा है ये भी उनकी जेब में आएगा। 1969 के अंदर जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो कांग्रेस के ऑथराइज प्रतिनिधि थे नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी को चुनाव में हराने के लिए एक वीवी गिरी थे, उनको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया अंदर खाने। ये एक किस्म का, अगर मैं कहूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी के पीठ में खंजर घोंपने का काम था। भाई, कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रेसिडेंट कौन थे? दक्षिण भारत के लोग। उनको हटाने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर अपना नीचे से प्रत्याशी खड़ा कर दिया जी। और एक बड़ी जोरदार उस समय बात आई, इंदिरा गांधी ने जो कहा कि आत्मा की आवाज पर वोट दें। अब ये आत्मा की आवाज पर वोट दें, ये जो सिग्नल था इंदिरा गांधी का, वो अपने समर्थकों के लिए ये था कि इंदिरा गांधी को वोट देनी है तो वो वीवी गिरी को वोट करें। और सारे हिंदी बेल्ट के कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी को वोट करने के लिए वीवी गिरी को वोट किया और वीवी गिरी चुनाव जीत गए और पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हार गया। रिजल्ट, कांग्रेस दो फाड़ हो गई। दक्षिण भारत के नेता हाशिए पे चले गए, कांग्रेस हिंदी बेल्ट की बनके रह गई। उस समय इस कांग्रेस का नाम था कांग्रेस इंदिरा। उस समय के पत्रकारों ने दो शब्द दिए, इंडिकेट और सिंडिकेट। इंडिकेट मतलब जो इंदिरा के समर्थक है और सिंडिकेट मतलब जो इंदिरा के विरोधी है।
तो उस समय पर महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी वो विशुद्ध इंदिरा गांधी की कांग्रेस बन गई। कांग्रेस का नाम भी कांग्रेस इंदिरा था, कांग्रेस आई था, ब्रैकेट में आई लगता था। तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो उस समय था, दो बैलों की जोड़ी, वो सीज हो गया और इनका चुनाव चिन्ह बना गाय बछड़ा। तो मित्रों, इसमें आपके लिए सोचने का विषय ये है कि जो कांग्रेस ओरिजिनल थी जिसने देश को आजाद करवाया, वो उस कांग्रेस का अध्याय 1969 के कांग्रेस विभाजन के समय पूरा हो गया। एक भी कांग्रेस का नेता उस समय पर ऐसा नहीं बचा जिसका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना हो, सिवाय इस बात के कि कुछ चमचे जो नेहरू परिवार के थे जिनको सत्ता की मलाई खानी थी। तो 1969 के स्प्लिट के बाद ये कांग्रेस आई है। मॉडर्न जनरेशन को ये जानने की जरूरत है कि वर्तमान कांग्रेस का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की से ना तो कोई खानदान का रिश्ता है, ना कोई परिवार का रिश्ता है, कोई लेना देना नहीं है। और जितने कांग्रेसी थे पुराने, वो 1969 में अलग हो गए। ये विशुद्ध इंदिरा गांधी के परिवार की पार्टी है। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी बने। राजीव गांधी के बाद क्योंकि राहुल जी छोटे थे, इसलिए बीच में नरसिम्हा राव आ गए। अब नरसिम्हा राव जाने के बाद प्रश्न उठा, जब ये जीते 2004 के अंदर, कि भी कौन प्रधानमंत्री बने, तो पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी। एक संविधान का एक पोस्ट क्रिएट किया गया, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, वो हेड था। तो मनमोहन सिंह को एक कठपुतली प्रधानमंत्री बना के बिठा दिया गया और पीछे से, पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी की सरकार चलती थी। मतलब नेहरू परिवार की सरकार चलती थी, इंदिरा परिवार की सरकार चलती थी। जी सर। और आज ये कांग्रेस यहाँ पर है, वो सबके सामने है। इतनी जानकारी वर्तमान जनरेशन को जाननी चाहिए। और ये ऐतिहासिक फैक्ट है, इसमें मेरी तरफ से एक भी शब्द इतिहास से न तो इधर है ना उधर है। क्योंकि मैं जब अपने यूथ से बात करता हूँ तो मैं किसी पॉलिटिक्स को बीच में रख के बात नहीं करता। यूथ मतलब मेरे जिगर का टुकड़ा, युवा मतलब मेरा सर्वस्व। और अपनी युवा पीढ़ी को ठीक वस्तु स्थिति बताने के लिए, रियल फैक्ट्स बताने के लिए मैं अपनी युवा पीढ़ी के सामने। और मैं आपका भी आभार मानता हूँ कि आपने इतना एक भ्रमित करने वाला प्रश्न, भाई राहुल गांधी उसी कांग्रेस के वंशज हैं जिसने आज़ादी दिलवाई थी, बिल्कुल नहीं है। हाँ, नेहरू के वंशज अवश्य है, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। धन्यवाद सर, इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए और हमारे यूथ को अवेयर कराने के लिए रियलिटी से। थैंक यू सो मच। तुम्हारा भी धन्यवाद परमिता। धन्यवाद।